ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है बेटा, देखो इसके अंदर तीन डेरिवेशन पढ़ने हैं अपने को। कितने डेरिवेशन पढ़ने हैं? तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, तीनों सेम है। तो गॉस लॉ हमने पढ़ा, हल्का सा देख लो इमेजिन करके फटाफट। गॉस लॉ क्या कहता था? बोलो। गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है ना। कोई अगर नॉन कंडक्टिंग, जैसे इससे पहले हमने करा, कौन सा करा था बोलो? लॉन्ग वायर वाला पहला डेरिवेशन था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हम लोगों ने। अब जो आज का डेरिवेशन है वो क्या है? गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसका बोलो? इनफाइनाइटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। कौन शीट? नॉन कंडक्टिंग। देखो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या फर्क है? जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर अगर कंडक्टिंग दे देता तो कंडक्टर पे तो क्या होता है, सारा जो चार्ज है वो कहां पर आ जाता है? उसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर रहता है। और नॉन कंडक्टर में क्या रहता है? चार्ज कहां पर रहता है बोलो? जहां पर हम चार्ज देते हैं वहां चार्ज रहता है, ठीक है। कंडक्टर जब बोलेगा, इसके बाद करेंगे हम लोग कंडक्टिंग शीट, लास्ट डेरिवेशन होगा वो। सेकंड डेरिवेशन क्या है? नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग शीट। तो देखो इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, नॉन कंडक्टिंग शीट है, मैंने माना ये कोई शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब समझ रहे हो? पूरे कंटीन्यूअस चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसकी वजह से पॉइंट पी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस तरीके से निकालेंगे? देखो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालते थे बोलो? ये मान लो सेंटर को, बहुत बड़ी शीट है, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या करते थे बोलो? हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। उसके बाद क्या निकालेंगे बोलो? मैग्नीट्यूड। पहले निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे ऊपर, एक स्मॉल एलिमेंट का ले लेंगे नीचे, जो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करेगा। एक स्मॉल एलिमेंट में ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया। मैंने मारा पूरी शीट पर चार्ज कितना है बोलो? Q। ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने, dq की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बोलो? अरे dq की वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रख दूं, किधर भागेगा बोलो? ये इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम E1। इसी तरीके से हमने एक और चार्ज ले लिया जो भी क्या है dq। इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो किधर होगा बोलो? इस डायरेक्शन में। इसको मान लो E2। डिस्टेंस r1, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी कितनी होगी? समझ में आ गया? एक हमने पोर्शन यहाँ करा, एक पोर्शन यहाँ करा, सेम डिस्टेंस पर। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये वाली है। कंपोनेंट कर देंगे। अब इसकी कैसे करेंगे? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? क्योंकि हमने दोनों जो कंपोनेंट लिए हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर लिए हैं पॉइंट O से। ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर लाइन खींच दो। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल भी कितना होगा? अब देखो E2 के अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ तो E2 के कैसे होंगे कंपोनेंट? देखना इस तरीके से होंगे, नहीं होंगे? एक इधर और एक इधर। थीटा की डायरेक्शन में क्या होगा बताओ? E2 cos थीटा। परपेंडिकुलर क्या होगा? E2 sin थीटा। समझ में आ गया? E2 की कंपोनेंट कर दिए। सेम इसी तरह के कंपोनेंट करने हैं बोलो E1 के। E1 की कंपोनेंट देखना इधर, इधर क्या हुआ बोलो? E1 cos थीटा। cos थीटा। थीटा की डायरेक्शन में बेटा cos, परपेंडिकुलर क्या होगा बोलो? sin। E1 sin। अब अगर मैं E1 और E2 निकालना चाहूं, E1 निकाल रहा हूँ। E1 बताओ क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq कितना होगा बोलो? क्या होता था? kq अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था? dq कितना बोलो? अपॉन r स्क्वायर। डिस्टेंस आ रहा है E1 और E2 कितना होगा बोलो? अरे ये क्या हुआ? ये दोनों इक्वेशन कैसी आ गई? अरे E1 तो E2 के बराबर आ गया। डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा? सेम है, सेम। जो कल है वो ही सेम है, जो कल करा वो ही सेम है। डायरेक्शन दोनों की सेम निकलेगी। समझ में आ गया? डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसका मतलब E1 बराबर E2। क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। इनको E के बराबर मान लो। तो क्या परपेंडिकुलर वाले कट जाएंगे? ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? एक दूसरे से दैट मींस जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी?
अवे फ्रॉम द, है ना? डायरेक्शन किधर होगी बोलो? अवे फ्रॉम द शीट। डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है ना? तो डायरेक्शन तो मुझे पता चल गया। चलो डायरेक्शन किधर है भाई? अवे फ्रॉम द शीट एंड कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर क्यों है सर? देख ले, देख बेटा, ये शीट है, शीट से किधर है? इस डायरेक्शन में। ये शीट है, इससे परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? समझ में आ गया? यहाँ तक नोट कर लें इसको। डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी बिल्कुल सेम है किसकी तरह? लॉन्ग वायर की तरह, कोई भी चेंज नहीं है। ये देखो, तो भाई डायरेक्शन तो हमें पता चल गई। डायरेक्शन की तरह ही बोलो, परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द शीट। शीट पॉइंट की वो भी तो लिखनी है सर, क्या? कितनी डायरेक्शन में? हाँ, डायरेक्शन हम बाद में लिख देते हैं ना, डायरेक्शन बाद में लिख देते हैं। अच्छा, फर्स्ट पोर्शन हमने निकाल दिया। पहले क्या निकाल दिया बोलो? हम लोगों ने डायरेक्शन निकाल दी क्या? अब क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है? सेकंड पोर्शन दो हिस्सों में करना है आपको। ये अब क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मार्कर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब भाई मैग्नीट्यूड निकालना। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं बताओ हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? चलो भाई शीट बना देता हूं मैं। ये मैंने शीट बना दी। कैसी चार्ज ली हम लोगों ने बोलो? ये पॉजिटिवली चार्ज ली, ठीक है? ये शीट ले ली। अब क्या करना है बोलो हमें? इस शीट पर, इस शीट के बेस में क्या निकालना है बोलो? यहाँ पर सपोज कर लो P पॉइंट है, P पॉइंट या O से X डिस्टेंस पर, X डिस्टेंस लो या R लो? R हमने पहले वहां ले ली बेटा, वो वाली वो वाले R ले ली। चलो D डिस्टेंस ले लो, है ना? O से D डिस्टेंस पर मेरे को क्या निकालना है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। O से D डिस्टेंस पर अपने को क्या निकालना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरी चार्ज शीट को में से को ऐसे कवर करना है कि ये अंदर आ जाए पूरा चार्ज, क्योंकि गॉसियन लॉ किसके लिए अप्लाई होता है बोलो? गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। अब बताओ इस शीट के लिए क्लोज सरफेस हम कैसी लें कि जो चार्ज है अंदर की तरफ आ जाए? बोलो क्या लें? देखो सपोज करो ये शीट है ना, ये शीट है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है सरफेस। अब अगर मैं सर्कल लेता हूँ, क्या लेता हूँ? सर्कल। तो देखो सर्कल के अंदर ये अंदर आ गया, लेकिन हर जगह डिस्टेंस अलग अलग है। हर जगह डिस्टेंस अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगा, इसलिए सर्कल नहीं ले सकते। तो अपन क्या लेते हैं बेटा? सिलेंड्रिकल लेंगे। क्या लेंगे? और सिलेंड्रिकल भी किस तरीके से ली जाएगी? सरफेस इस तरीके से, देखो आर पार ये शीट है ना? इसमें अगर मैं सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेता हूँ इस तरीके से, कवर हो जाएगी नहीं जाएगी बोलो? यानी इस एरिया के लिए यहाँ पर ये इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी। फिर इसी तरीके से यहाँ कहीं भी ले लो आप। समझ में आगे बात नहीं आ गई? अब देखो सिलेंड्रिकल सरफेस में बनाता हूँ, देखो इस तरीके से बनेगी। ये सिलेंडर बना दिया मैंने, इस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा बोलो? ये और यहाँ बना देगा, दोनों तरफ होगा नहीं होगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगा नहीं होगा? सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग? गॉसियन सरफेस। अरे गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या थी कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? सेम। थीटा एक सरफेस पर क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा, अब सिलेंड्रिकल अगर मैंने सरफेस ली है तो सिलेंड्रिकल सरफेस पर मेरे को बताओ आप लोग कितनी सरफेस मिली टोटल? 3 सरफेस है, नहीं है? एक तो कौन सी? कर्व सरफेस, ये, और दूसरी ये दो सर्कुलर हैं, ये दोनों कर्व सरफेस है। इसका एरिया कितना होता है बताओ? 2 पाई आर एल। कितना होता है? 2 पाई आर एल। समझ में आ गया? और इसे कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसे कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 सरफेस है मेरे पास। कितनी सरफेस है? 3। नाम दे देता हूँ, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और ये सरफेस नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हम निकाल चुके हैं क्या? किधर है बोलो? शीट से अवे फ्रॉम द। अब देखना इसमें कहाँ गलती करोगे आप। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा बोलो? अरे क्या एरिया वेक्टर भी इधर होगा नहीं होगा? एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। एंगल कितना होगा बोलो? ये 0 डिग्री। यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर और एरिया वेक्टर किधर होगा इसका? इस पॉइंट पर बता दो मेरे को। सरफेस 1 के लिए किधर होगा एरिया वेक्टर? नीचे। एरिया वेक्टर तो इधर होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव की तरफ होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा, है ना? ये गलती तुम वहां पे करोगे मेरे एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। अरे भाई देखो ये शीट है, ये क्या है? शीट है। ये पॉजिटिव चार्ज शीट है कि नहीं है? पॉजिटिव से अवे फ्रॉम है। क्या है? अवे फ्रॉम। अगर मैं इधर की तरफ देखूंगा तो इधर अवे फ्रॉम आएगा नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड?
अरे यहाँ पर चार्ज रख दो, कोई टेस्ट चार्ज, ये किधर भागेगा, ये किधर भागेगा, क्या इधर ही भागेगा, दूरी। देख मींस इससे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इधर होगा और यहाँ से क्या होगा, समझ में आगे नहीं आ गया? देखो बेटा ये शीट है, कौन सी शीट है बोलो, ये चार्ज शीट, पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन हमने इस तरफ निकाली थी नहीं निकाली थी, तो इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम आया। अब इधर देखना एक बार, इधर क्या है, किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज रख दे यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रिपेल करेगा। समझ में आ गई बात नहीं आ गई, बोलो आगे क्या बड़े आगे। यानी यहाँ पर भी बेटा ये तो एरिया वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, दोनों तरफ हो जाएगा, दोनों आगे बात समझ में। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा अवे फ्रॉम होगा, अरे पॉजिटिव से अवे नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हमने तो एक तरफ निकाला था ना खाली, यहाँ से यहाँ निकाला, पॉजिटिव अवे फ्रॉम, यहाँ से यहाँ निकालोगे अवे फ्रॉम। समझ में आ गई? ये शीट कैसी है बताओ, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज पूरी सरफेस पर फैला हुआ है। क्लियर हो गई बात? अच्छा अवे फ्रॉम हो गया, 3 सरफेस आ गई मेरे पास। अच्छा गॉस लॉ क्या कहता था बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, फाई बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये किसके बराबर होता है बोलो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये होता नहीं होता? अब अपन दोनों को, इन दोनों को बराबर करना है, किन दोनों को बराबर करना है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा। अच्छा कितनी सरफेस है बोलो, टोटल 3 सरफेस है, तो E डॉट ds कितने के लिए होगा, S1 S2 और S3। अरे समझ आ रहा है यार, क्या बेटा E डॉट डी आएगा, E डॉट ds d ले लो, ये लो d ले लो, कुछ भी ले सकते हैं ना, घबराने का नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता ना क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds तो 0 सरफेस 1 के लिए, पहले पूरा लिख लेते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इसके लिए, सरफेस 2 के लिए सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds सरफेस 3 के लिए बराबर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक समझ आया? सर अपन ने एक इसको माना, मतलब ए बेटा एक कौन सी सरफेस को माना इसमें, a से s माने बेटा S1 S2 S3 है ना। अगर एरिया वेक्टर को आप चाहें तो इससे लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ds लिख लो, यहाँ पर ds लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे भी लिख लो बेटा ds। तो कल लिखवाया था ना वही, कोई दिक्कत नहीं यार, पता नहीं कब निकल पाया था यार, समझ में आ गया? ds से लिख दूं या ds से लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है। ds भी किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलो, एरिया वेक्टर को, और dA भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया वेक्टर को। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? क्या ये तीनों स्टेप समझ में आ गया? आ गई सर। सरफेस 1 के लिए एंगल बताना कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो सीधा वैल्यू पुट कर दूं मैं, कैसे देखना एक बार, E ds cos 0 इसके लिए, सरफेस 1 के लिए। सरफेस 1 कौन सी मान लो आप, ये वाली सरफेस 1 मान लो, इसको क्या मान लो आप, सरफेस 2। सरफेस 2 के लिए बताओ कितना है, 0। सरफेस 2 के लिए भी 0। कटेंगे कैसे, ऐसे कट जाएंगे क्या जीरो हो जाएगा। सर 1 1 1 अच्छा इसके लिए कितना है बताओ, 90 0 अरे भाई ds cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0। अरे सेम है कि नहीं है? अरे और e को बाहर निकाल दो, e इंटीग्रेशन ds सरफेस 1 के लिए cos 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस लगाया मैंने, e को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ds किसके लिए, सरफेस 2 के लिए, इसका 0 हो गया बराबर q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ तक आगे समझ में? अब देखो ऊपर लिख देता हूँ, लिख दूँ ऊपर, लिख दो एक लाइन तो आ जाएगी, eds। अच्छा सरफेस d से तो इंटीग्रेशन कट जाएगा तो क्या बचेगा, es। अपन ये मान लेते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds सरफेस 1 का, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds सरफेस 2 का, इसको क्या मान ले, d से s कट गया, d से s कट गया। क्यों भाई देखना एक बार, सरफेस 1 कौन सी है, सरफेस 2 कौन सी है, क्या दोनों की रेडियस सेम होगी, दोनों का एरिया सेम होगा। ये सिलेंडर है भाई, देखिए सिलेंडर है, ये क्या सिलेंडर, सरफेस 1 ये वाली है, जो इसका एरिया होगा क्या वही इसका एरिया होगा, d से s कट गया, इसका एरिया s है तो इसका भी एरिया s होगा, नहीं होगा, वो होगा s। तो e into s प्लस e into s क्या लिखूंगा मैं, es प्लस es। सर d से ये d का ds कटेगा, दोनों ही कटेंगे ना, फिर ds बट ds यानी ds क्या है, तो ये इंटीग्रेशन से कट गया dd, तो देखो होता क्या है, ये एरिया लेना है मेरे को, इसमें मैंने छोटा सा एरिया ले लिया ds। अब मुझे पूरे का अगर एरिया निकालना है तो ds 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 इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेट ds ds ds, पूरे का सरफेस एरिया मैंने क्या मान लिया, s अपन लोगों ने मान लिया है।
सरफेस एरिया क्या माना हम लोगों ने S। S, तो ES प्लस ES बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नहीं से समझ में नहीं आया जरा पर इसमें इंटीग्रेशन ds लिखा आपने दोनों में, तो ये ds कट गया क्या? कहाँ कट गया? DS पूरा नहीं कटेगा, D से D से इंटीग्रेशन से कट जाएगा। ये होता है बेटा डिफरेंशिएशन होता है, S बचता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ये, इसलिए अपन लिख देते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में ये बाकी। क्यों लगाया फिर आपने? इसको S मान लिया हमने कि दोनों का सरफेस एरिया क्या माना हमने S, वैसे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। S बाहर निकल गया S का। हाँ S बाहर निकल के आ गया। पढ़े आगे, अरे ES प्लस ES बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, डेंसिटी लिखनी है, क्या लिखनी है? अच्छा भाई ये क्या किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? सरफेस के लिए। तो सरफेस के लिए सरफेस के लिए क्या आएगा बोलो? सिग्मा बराबर चार्ज पर सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। किस किस को परेशानी है? नहीं है तो Q की जगह मैं क्या लिख दूंगा? Q बराबर सिग्मा इनटू S। अरे लिख सकता हूँ Q बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? सिग्मा S। Q बराबर लिख सकता हूँ सिग्मा S। देखना एक बार ये फॉर्मूला साइड में लिखो सर, ये 2ES इज इक्वल टू क्या लिख दूं बेटा इसी जगह बोलो? सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अरे S को S खा जाएगा क्या? मुझे निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो को इधर ले जाऊं, कितना आएगा बोलो? ये E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे ये लो फार्मूला आ गया, तो हल्के से हो गया खत्म। खत्म। वापस समझ ले। नहीं सर मेरा भाई क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग शीट। ध्यान दे लेना, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज कौन सी शीट है बेटा? ये नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में डायरेक्शन तो किधर आई? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए इसके एक बार रिवीजन, सबसे पहले हमने डायरेक्शन निकाली, उसके बाद क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों कंपेयर कर देते हैं। EDS सरफेस 1 2 3 फ्री। सर मेरे को नहीं यहाँ से समझना, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया ये DL लीनियर इक्वेशन कौन सा था? ये लीनियर नहीं है, चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है। इसका फार्मूला है लीनियर का था, यहाँ पर आ गया था लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन लेंथ। तो सर अपन को पता कैसे चलेगा? यही फॉर्मूला लगेगा, यही लगेगा क्योंकि Q की वैल्यू लिखनी है मेरे को। Q बराबर सिग्मा S पहले की तरह से, ठीक है। नोट कर दे बेटा, रेस कर दे इसको, कर दे रेस, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ सर बस, जल्दी कर बेटा, इतनी देर लग रहा है। मैं लास्ट में हो जाता ये कर क्या आता तो सही आखिरी में तीसरा, ये लास्ट है बेटा, है ना, ये लास्ट है। देखो अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग नहीं पढ़ रहे, अब क्या पढ़ेंगे बोलो? कंडक्टिंग शीट एट अ पॉइंट P, या फिर कंडक्टिंग प्लेट भी बोल देंगे इसको। क्या लेंगे हम लोग? कंडक्टिंग शीट। देखो कंडक्टिंग शीट किस तरीके से होगी? क्वेश्चन में यही आ गया कि इलेक्ट्रिक सीधा सीधा क्वेश्चन देगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो कंडक्टिंग की वजह से या नॉन कंडक्टिंग के कारण। देख लो बेटा, देखो चलो डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने। किसका ड्रॉ कर दिया भाई? शीट का। इस बार कौन सी शीट थी हम लोगों ने? नॉन कंडक्टिंग। कौन सी शीट है? नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है। कौन सी शीट है भाई? ये कंडक्टिंग। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है? अगर हम चार्ज देते हैं तो पूरा चार्ज कहां पर आ जाता है बोलो? सरफेस पे, आउटर सरफेस पर आ जाएगा पूरा चार्ज। यानी इसमें जो पूरा चार्ज कंडक्टिंग में भी तो ऐसे ही होता है। नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज हर जगह रहता है, नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज कहां होता है भाई? हर जगह रहता है। इसके अंदर चार्ज सर कंडक्टिंग में ऐसा बिल्कुल सीधा ऐसा रहता है लाइन में, ये कह रहा हूं। स्केल को तू यहाँ से रब करेगा, फिर उसके बाद कागज को चिपका दो। छोटे छोटे कागज चिपकाए बचपन में, तो वो कहाँ से अट्रैक्ट होंगे बताओ? जहाँ से रब किया है वहीं अट्रैक्ट होंगे ना। देख भी जहाँ रब किया है वहाँ पे चार्ज हो गया नहीं हो गया वो बोलो? वहाँ पे चार्ज हो चुका है। अगर आप दूसरी जगह से लोगे तो वहाँ से अट्रैक्ट नहीं होंगे। यानी जहाँ पर मैंने चार्ज दिया वहीं पर रहता है। अब एक तू कंडक्टिंग स्केल ले ले, क्या ले ले? कंडक्टर स्केल ले ले, उसको तू अपने बालों से रब कर, तो क्या होगा? अपन खुद भी कंडक्टर है कि नहीं है? वो चार्ज बॉडी में होता है वो कहाँ चला जाएगा बोल? ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड के अंदर। समझ में आई बात नहीं आई? कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो बॉडी कहाँ पर आ जाता है? आउटर सरफेस पर। कौन सा? जो जिस पे चिपक रहा है वो नॉन कंडक्टिंग, वो तो चार्ज की सरफेस पर। और नॉन कंडक्टर में कहाँ रहेगा? जहाँ पे हम चार्ज देंगे, यानी हर जगह रहेगा वो। क्योंकि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए पढ़ रहे हैं बोलो? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? अब देखो अगर मैं इसकी सरफेस को बनाऊं, दोनों सरफेस, तो इस तरीके से बना दूं क्या?
एक सरफेस तो इसकी ये वाली मान लेता हूं मैं, चलो बाहर की, और एक सरफेस कौन सी मान लूं, अंदर। कैसे? सपोज कर लो ये चार्ज कहां पर रहेगा बोलो, ये वाली सरफेस पर आ जाएगा, और कौन सरफेस पर आ जाएगा, इस वाली सरफेस। बीच में खाली रहेगा नहीं रहेगा, अंदर इसके कोई भी चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट मींस अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज कितना है, 0। अंदर चार्ज कितना है बोलो, 0। अब ये शीट है वही, इस शीट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बोलो, कौन सी सरफेस के लिए, सिलेंडर लेना पड़ेगा। इस तरीके जो इसमें से पास हो तो इस तरीके सिलेंडर ले लूं। अच्छा, क्या इसकी डायरेक्शन सेम निकलेगी, ये सामने आज से पहले तक करा है, डायरेक्शन तो सेम होगी नहीं होगी बोलो, अरे डायरेक्शन तो सेम आएगी नहीं, जैसे यूं लगता है अवे फ्रॉम आएगी, यहां पर भी अवे फ्रॉम आएगी, कंपोनेंट का जैसे अभी करिए तो डायरेक्शन यानी फर्स्ट पॉइंट तो इसके अंदर सेम है, फर्स्ट पॉइंट तो वही करना है, तीनों के अंदर वही है, लॉन्ग वायर के लिए भी वही है बेटा डायरेक्शन, तो कंडक्टिंग शीट के लिए भी वही करना है, और नॉन कंडक्टिंग के लिए पहला पॉइंट सबके लिए कॉमन हो गया। अब दूसरे के लिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस। क्या सेलेक्ट करेंगे बोलो, ये गॉसियन सरफेस, ये सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने गॉसियन सरफेस। टी सरफेस ले लेता हूं मैं, ये सरफेस मान लो कौन सी, S1, ये वाली मान लो आप कौन सी, S2, ये वाली कौन सी जाएगी, S3। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा बोलो, अवे फ्रॉम आएगा नहीं आएगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया भाई, अवे फ्रॉम, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही आएगा, इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस डायरेक्शन में फ्रॉम, एरिया वेक्टर। अच्छा बताओ क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, अरे अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर की तरफ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझ में आ गई बात नहीं है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्लियर होगी बात नहीं होगी? अब देखो इसमें क्या करें हम लोग, ये इरेज कर दो डायग्राम को, देखो वही लगा के कौन सा लो लगाएंगे, गॉस लो। बोलो क्या कहता है, फ्लक्स बराबर सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता नहीं होता बोलो ये। अच्छा, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds कितनी सरफेस है, टोटल 3 है, तो देखो ये लिख लेते हैं, वही कहानी E डॉट ds प्लस के E डॉट ds प्लस E डॉट ds। इस पे सर ये बाहर की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे किसमें हो रहा, बाहर की तरफ चार्ज फ्लो, फ्लो तो कहीं पे भी नहीं हो रहा, मतलब बाहर की तरफ है ना। हाँ कंडक्टर है तो चार्ज कहां पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा नहीं रहेगा, सो तो लेना था तू भाई नहीं हैं, अरे समझ आ गया कि यहां तक, अरे ये कोई सरफेस है S1, या क्या लिखूंगा, S2 S3 यार, S3 तो 0 हो जाएगी ना। अब सुनो एक वो लिख लेते हैं, S3 तो क्या हो जाएगी बोलो, 0। भाई नहीं, जो क्या है इसको यहां लिखना पड़ेगा 0, क्यों लिखना पड़ेगा बोलो, बिकॉज़ देयर इज नो चार्ज, बिकॉज़ q is inside 0 is equal to 0, तो सब में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ds सरफेस 2 के लिए एंगल कितना होगा बताओ, 90 E ds cos सरफेस 2 के लिए कितना है, 90, सरफेस 2 के लिए 90 प्लस सरफेस 3 के लिए कितना है बोलो, 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए है, 1 के लिए 0, यहाँ पहले 1 लिख लेना, पहले 0, फिर ये सरफेस 2 के लिए मान लो, बोलो ये 3 लिख दो, E ds cos 90 is equal to q upon epsilon। बोलो यहाँ से समझ में आ गया? अच्छा, E ds E को बाहर निकाल लूं मैं, ds इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बोलो, इसके लिए 1 के लिए प्लस ये 0 बराबर q अपॉन एप्सिलॉन। हां सर, यहाँ तक हो गया क्लियर? हां सर। अब बताओ किसके आगे यहाँ कर देंगे, ES सही, ES बन जाएगा, ES इक्वल टू सरफेस के लिए अब क्या करना है अपने को बोलो, सिग्मा ds को अपन क्या मान ले, s मान ले, ds को क्या मान ले हम लोग, s मान ले, ds को क्या मान ले, s, यानी इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया s मान लिया। ये q क्या होगा बताना मेरे को, सिग्मा सिग्मा इनटू s, क्या वो q बराबर सिग्मा into s s होगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन s, तो q बराबर क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा इनटू s। सिग्मा क्या है बोलो यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है कि नहीं है, यस सर। क्लियर हो गया यहाँ तक, सिग्मा क्या q की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, अरे कहाँ पुट कर दूंगा, ये तो क्या करवा दी तुमने, नहीं सर, क्यू में पुट करेंगे सर, यहाँ लिखते थे पहले। लिखा नहीं था अब देखो E इंटीग्रेशन के इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, s इज इक्वल टू q की जगह क्या लिख दूं बोलो मैं, सिग्मा s अपॉन में क्या लिख दूं, एप्सिलॉन, s को s खा जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।
अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका कितना आया था बताओ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस वो आधा है इसका। समझ में आगे बात नहीं आ गई? यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 1/2 होती है, खत्म। हाँ निकालेगा पहले जो निकाला था पूरा देखो कंप्लीटली, ये डायग्राम समझ में आ गया? Yes, sir. इसमें खाली फर्क कितना सा है, इतना सा फर्क है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0, बिकॉज़ देयर इज नो चार्ज। इफ देयर इज नो चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये फार्मूला समझ में आया? कहां से लिखा मैंने? बहुत सरल है। इसके बाद 3 फर्स्ट सरफेस है, वही फिनोमेना। अच्छा, सरफेस 3 के लिए तो मैंने क्या कर दिया? 0 कर दिया, बिकॉज़ की साइड इज 0। दूसरा बच्चा भाई देखना, सरफेस 2 कौन सी है? ये रही। और कहां है सरफेस 2? यही है सर। पहले ये लेते हैं सरफेस 1। सरफेस 1 ये वाली है। सरफेस 1 के लिए cos कितना है बेटा? 0। सरफेस 2 के लिए cos कितना होगा? 90। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? बोल 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, क्या आएगा? EDS। ई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया इनटू ds प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये बाहर निकाल दिया तो 0 तो 0 ही हो, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 हो गया। क्यों अपॉन एप्सिलॉन? जी सर। क्योंकि वैल्यू लिखी ds को s माना पहले। तीनों के अंदर सेम है, बस खाली इसका डायग्राम भी वही बनेगा बेटा, सेम।